Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains, and here I am back with another video, and in this video we are going to start the poem The Kite. Okay, and this is a part of our second chapter where the dog has finally found a new master for himself. Now this is a very interesting, beautiful, very lively poem written by Harry Ben. Have you ever fly like there was a kite and did you fly it ever? कभी कोई पतंग उड़ाई है? क्योंकि मैंने नहीं उड़ाई है, मतलब मैंने उड़ाई है जब मेरे पापा उसको पूरा ऊपर करके देते थे एंड देन आई जस्ट हैड टू होल्ड इट, और उसमें भी वो कभी कभी नीचे हो जाती थी, लेकिन आई जस्ट यूज टू लव इट द वे फ्रीली इट यूज टू बी इन द एयर, कभी इधर कभी उधर, द कलर्स, एंड अगर वो कहीं फंस जाती थी, जैसे ट्रीज में फंस जाती थी, कभी वो जो वायर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक वाले वायर्स होते हैं, उसमें फंस जाती थी, बड़ा दुख होता था। और कभी किसी की पतंग कट गई तो जो हम दौड़ लगाते थे उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि कलेक्शन होता था पतंग का, बड़ा मज़ा आता था। सो अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है सो मेक श्योर करो, बिकॉज ये बहुत अमेजिंग काम है। और इस पोम के थ्रू जो हमारी पोएट हैं वो हमें यही मतलब हमारे जो पोएट हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि लाइफ में जो है बहुत सारी हैप्पीनेस है, एंड हियर ही इज ट्राइंग टू टेल अस अबाउट वन सच हैप्पीनेस. So let's see the introduction of this beautiful poem. The poet has drawn a beautiful picture of the flying kite through words in this poem. यहाँ पे इसने क्या किया इस पूरी पोम में, उसने एक बहुत beautiful picture draw किया है about a kite through the beautiful words जो कि उन्होंने इस पोम में लिखे हैं. We all love to see flying kites, but never noticed how it flies. हमने बहुत सारे flying kites को देखे हैं, हमने pictures बनाए हैं kites के, because वो बनाना बड़ा easy होता है, लेकिन कभी notice नहीं किया कि वो कैसे fly करती है. किया भी होगा, maybe. So this beautiful word picture, यहाँ पे वो word picture बोल रहे हैं poem को, okay? Of a flying kite, the poet is just persuading the readers. परसुएट करना मतलब किसी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना कि कम ऑन, इफ़ यू हैवंट लाइक यू नो done this before, then go and do it, fly a kite because it's lovely. Now let's start with our poem. How bright on the blue is the kite when it's new. How bright on the blue. Now here when I say blue, I am talking about the sky. जब एक काइट होती है, एकदम नई काइट होती है, when it's new मतलब जब एकदम नई काइट होती है, आप उसको जब उड़ाते हो सो वो येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, मल्टी कलर जैसी भी है, वो कितनी ब्यूटीफुल लगती है जब वो आसमान में होती है. With a dive and a dip, it snaps its tails. With a dive and a dip. With a dive मतलब जैसे टेक ऑफ करती है, एंड डिप मतलब जैसे वो नीचे आ जाती है. It snaps its tail. अब जैसे जो एक काइट होती है, if you have seen a kite, जैसे ये है, ये क्या है, ये उसकी टेल है, तो वो किस तरीके से अपनी टेल को स्विंग करती है, स्नैप करती है. सो एक बार वर्ड के मीनिंग्स चेक कर लेते हैं. डाइव का मतलब क्या होता है, प्लंज हेड फर्स्ट इनटू वाटर विथ वंस आर्म्स, मतलब डाइव करना. और डिप करना मतलब पुट और लेट समथिंग डाउन क्विकली, मतलब डिप करना. सो डाइव मतलब होता है जब आप ऊपर करते हो और फिर नीचे जाते हो, दैट्स यू नो डाइव एंड डिप. तो ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है. स्नैप्स मतलब ब्रेक. सो इट स्नैप्स इट्स टेल. तो मैं फटफट जो आपने देखा होगा जब काइट ऊपर जाती है तो हवा के कारण वो कितनी आवाज करती है, इधर इधर हिलती है. देन soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides. Then soars like a ship. soars मतलब जिस तरीके से एक शिप जो होती है उस वेव्स में चलती जाती है, वैसे ही ये हवा में एक शिप की तरह आगे बढ़ती जाती है. With only a sail, as over tides of wind it rides. So with only a sail मतलब एक ही उसकी सेल चलती रहती है, जैसे कि एक शिप जो होती है जब बहुत हाई टाइड्स होते हैं, सो उसमें जब वेव्स चलते हैं तो कैसे आती है, वेव्स एकदम ऊपर नीचे होती है. तो शिप जो होती है वो वेव्स के ऊपर जाती है तो वो भी कितना हिलती है, ऊपर नीचे होती है. उसी तरीके से सो यहाँ पे हमने क्या किया है, अपनी शिप को अपनी काइट को शिप के साथ कंपेयर किया है. और वो भी कौन सी शिप, जो बहुत हाई टाइड की बात है, जहाँ बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आ रही है. सो देन सोर्स लाइक अ शिप with only a sail, as over tides of wind it rides. तो यहाँ पे
क्या है उसके लिए? वेव्स की जगह विंड है जिसमें वो राइड कर रही है, ऊपर ऊपर बढ़ती जा रही है. Climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. So जब climbs to the crest, crest का मतलब क्या होता है? एक माउंटेन जितना, टॉप ऑफ अ माउंटेन जितना वो चले जा रही है जब हवा चल रही है. ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, मतलब जो ये विंड की बात करें तो विंड जो है उसको गस्ट मतलब एक रश ऑफ विंड है जो उसको लेके अपने साथ ऊपर चला जा रहा है. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, लेकिन जैसे ही हवा रुक जाती है तो वो भी नीचे आ जाती है. सीम्स टू रेस्ट, वो फिर नहीं चलती. काइट बिना हवा के उड़ नहीं सकती, राइट? When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. So जब आपकी स्ट्रिंग गो स्लैक, मतलब स्लैक का मतलब होता है जब लूज हो जाती है, जैसे आपको लगता है कि ओके हवा हो सकता है कम हो रही है, यू विंड इट बैक, आप वापस, जैसे आप हवा कम हो रही है तो क्या होता है उसमें जो एक स्ट्रेन आता है जो खिंचती है, वो ऊपर जब जा रही होती है और बहुत हवा चलती है तो वो खिंच रही होती है, लेकिन जैसे ही हवा कम हो जाती है तो वो लूज हो जाती है, आप उसको वापस रोल कर लेते हो. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और कब तक चलती है वो? जब तक आप कब चलाते हो उसे वापस, कब उड़ाते हो अपनी फ्लाइट को? जब वापस से एक नई हवा चलती है. एंड इट्स विंग्स फिल्स एंड अप इट गोज, और वापस उसके जो पर होते हैं, जो हम यहाँ पे पर किसकी बात कर रहे हैं? हम काइट है, काइट इज जस्ट पेपर, लेकिन हम उसमें बोल रहे हैं जैसे कि उसके पर होते हैं और वापस जैसे ही हवा चलने लग जाती है, up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new. कितना, जब एक आपका जो आसमान होता है उसमें जब एक नई काइट होती है तो कितनी अच्छी और अमेजिंग लगती है. बट अ ragged thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. लेकिन अब आपने खूब उड़ाई, पतंग खूब उड़ाई, उसके बाद वो कहीं जाके अटक गई. अब वो पतंग जो है बेचारी, अगर वो इतनी उड़ रही है तो पुरानी भी होगी ना, हमेशा तो नहीं रहेगी नहीं. तो बट अ रेजिटर थिंग, रेजिटर का मतलब होता है फट गई हो, या जैसे मान लो आपकी कहीं से टकरा गई, किसी चीज से टकरा गई और वो फट गई, तो क्या होगा? you never will see when it flaps on a string. फ्लैप्स का मतलब क्या होता है? मूव अप एंड डाउन व्हेन फ्लाइंग. तो जैसे अगर वो मान लो आपकी पतंग कट गई तो कटने के बाद क्या होता है? ऐसे ऐसे करके वो नीचे आ जाती है. एंड इन द टॉप ऑफ अ ट्री, और कहीं पे भी फंस सकती है, वो स्ट्रिंग्स में फंस सकती है या वो किसी ट्री के टॉप पे फंस सकती है. उसके बाद क्या? उसके बाद तो खत्म. सो बेसिकली इस पोम में हमें पोएट ने क्या बताया? दैट द ब्यूटी ऑफ अ फ्लाइट एंड मे बी इट वोंट फ्लाई अगेन, राइट? लेकिन उसमें भी जो ब्यूटी है वो बताना चाह रहा है, वो आपको परसुएट करना चाहिए, दैट चाहता है कि काइट फ्लाइंग बहुत फन है, बहुत एंटरटेनिंग है, बड़ा मजा आता है उसमें, एंड यू शुड डू दैट. नाउ वी आर डन विद द रीडिंग पार्ट ऑफ आवर पोएम. लेट्स लुक एट द समरी. द पोएट डिस्क्राइब्स अ न्यू काइट. पोएट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एक नई पतंग को डिस्क्राइब कर रहा है. इट लुक्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल इन द ब्लू स्काई. कैसी दिखती है वो? बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटिफुल. फर्स्ट द काइट अपीयर्स टू डाइव एंड टेक अ टर्न विद इट्स टेल. तो पहले जो है काइट कैसे अपीयर करती है कि वो ऐसे डाइव करती है एंड टेक अ टर्न विद इट्स टेल एंड देन soars high up just like a ship that rides and dives the crests and throes of the waves. और वो जैसे एक शिप होती है जो कि एक बहुत हाई टाइड में जब वो वेव्स होते हैं उसमें जैसे वो चलती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, वैसे ही आपकी पतंग भी हवा में उड़ रही है. When the string becomes loose, you wind it back. अगर स्ट्रिंग लूज हो गई, क्योंकि इसका मतलब हवा कम हो गई चलना, तो आप फटाफट उसको वाइंड करते हो. एंड देन अगेन अ न्यू विंड fills its wings and the kite again soars high into the skies. और जैसे एक नई विंड आती है तो वापस आप उसको हवा में छोड़ते हो और वो वापस जो है ऊपर तक उड़ जाती है. How bright and beautiful this new kite looks, but its beauty is marred and it gets tattered and torn if its string gets caught in the branch of a tree. अब वो कितनी, जब एक नई जो काइट होती है वो हवा में उड़ रही होती है तो कितनी अमेजिंग लगती है, लेकिन उसकी जो ब्यूटी होती है वो पूरी ख़राब हो जाती है अगर आपकी काइट उड़ते 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 जाके किसी स्ट्रिंग में अटक जाती है या वायर्स में अटक जाती है या किसी पेड़ पे अटक जाती है, तो उसकी जो पूरी ब्यूटी होती है वो ख़राब हो जाती है.
right? And here we are done with this thing. Now every poem has certain literary devices जो कि एक पोएट यूज़ करता है टू मेक श्योर कि आपकी जो पोम है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो, बहुत सारे रीडर्स उसको पढ़ना चाहें और उससे कनेक्ट कर पाएँ. इन्हें कहते हैं हम लिटरेरी डिवाइसेस. और ये क्वेश्चंस अभी आपको लिटरेरी डिवाइसेस के कम आएंगे, लेकिन उसके बाद, और हो सकता है अभी भी बहुत ज़्यादा आए, लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आने वाले टाइम में इन योर कमिंग सेशंस लिटरेरी डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर पोम की लिटरेरी डिवाइस आपको पता होनी चाहिए. फिगर्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं, लिटरेशंस होते हैं, सिमिलीज होते हैं, मेटाफोर्स होते हैं, पर्सोनिफिकेशन होता है, और वी टॉक अबाउट द राइमिंग स्कीम, द रिपीटेशन पैटर्न, इन सब को हम लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं. बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं मैंने, हो सकता है आपको कुछ पता हो और हो सकता है कुछ नहीं पता हो, सो डू नॉट वरी. जब भी हम कोई पोम रीड करेंगे, उसकी लिटरेरी डिवाइसेस स्टडी करेंगे, तो आपको इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स पता चल जाएंगे ग्रेजुअली. So let's see here, the first thing that the poet has used are similes. Similes क्या होते हैं? जब आप दो चीज़ों को, दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको कंपेयर करते हो on the basis of one common factor or parameter. For example, her skin was as soft as butter. Her skin was as soft as butter. अब skin और बटर में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन एक कॉमन जो पैरामीटर है वो है स्मूथनेस, सॉफ्टनेस. सो वी आर कंपेयरिंग द स्मूथनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ अ स्किन विद दैट ऑफ बटर. इसको जब भी हम सिमिलीज यूज करते हैं, वी हैव टू यूज द वर्ड लाइक और एज. और इस पोम में जो हमने सिमिली यूज किया है वो है सोर्स लाइक अ शिप, कि वो कैसे सोर करती है, लाइक अ शिप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड लिटरेरी डिवाइस जो हमने इस पोम में यूज़ करी है, वो है अलिट्रेशन. अलिट्रेशंस क्या होते हैं? टंग ट्विस्टर्स नहीं बोलते थे, जैसे कि सी शेल्स ऑन सी शोर. अब इसमें जो कॉन्सोनेंट एस है उसका रिपीटेशन साउंड आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड डक, डी आ रहा है, मिकी माउस एम आ रहा है. इसको हम कहते हैं अलिट्रेशन. एक बार देख लेते हैं. अलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम साउंड रिपीट्स इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सच एज बी का साउंड है बॉब ब्रॉट द बॉक्स ऑफ ब्रिक्स टू द बेसमेंट. ब बहुत सारे. सो इट दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टंग ट्विस्टर्स. इस पोम में हमने कहाँ यूज किया उसको? लाइक ब्रीज ब्लोज, या फिर ब्राइड ऑन द ब्लू, या फिर डाइव एंड अ डिप. सो इसमें ये जो कॉन्सोनेंट साउंड यूज हो रहा है, इसको आप कहते हो अलिट्रेशन. सी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दीज थिंग्स, क्योंकि अगर आपकी टीचर आपसे पूछते हो और अगर आप बता देते हो तो आपके थोड़े से जो है ना, मतलब इज्जत बढ़ जाएगी, एंड यू कैन डू दैट. नाउ लेट्स सी द राइमिंग स्कीम. तो अभी हम अपनी चलते हैं एक बार पोम पे. सो अगर हम पोम को देखें यहाँ पे, सो देखो, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू. राइमिंग स्कीम के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि जो हमारी हर लाइन का लास्ट वर्ड है हम उस पर फोकस करते हैं. सो ये रही हमारी फर्स्ट लाइन, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू. लास्ट वर्ड क्या है? ब्लू. ठीक है, तो इसको अपन मार्क कर देते हैं ए. रिमेंबर दिस थिंग. राइमिंग स्कीम कैसे पता लगाते हैं? कभी भी कोई भी जो आपकी लाइन होती है, पोम की जो लाइन होती है, उसका लास्ट वर्ड देखो. फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड को ए नाम दे दो. अब सेकंड देखते हैं, इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू. अब ब्लू और न्यू क्या ये साउंड कर रहे हैं? ब्लू और न्यू क्या ये सेम साउंड कर रहे हैं? और उसके बाद यहाँ पे है डिप और टेल. सो उसके बाद डिप हो जाता है और टेल हो जाता है. तो अगर इसको देखें, ब्लू न्यू, तो ये सेम साउंड कर रहे हैं. डिप नहीं सेम साउंड कर रहा है तो इसको एक और लेटर से देंगे. टेल भी नहीं साउंड कर रहा है तो इसको हम एक और लेटर से दे देंगे. तो ये क्या हो गया? ए बी सी. अब हम इसका सेकेंड स्टैंजा देखते हैं. देन सोर्स लाइक अ शिप. ओके, इसमें एक्चुअली ये जो है, ये वाला पूरा एक यहाँ से ये लेके यहाँ तक एक पूरा है. सो हम इसको देखते हैं. विद अ डाइव एंड अ डिप, ए इट स्नैप्स इट्स टेल. बी शिप. अब ये शिप क्या है? ये डिप से क्या मैच करता है, तो ये वापस हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा जो आपका नेक्स्ट वाला है टेल, सेल से हो जाएगा. तो अगर आप इसको देखोगे, सो इसका है
A B A B. So literally divides A A B B. ठीक है, तो अगर अभी इस पोम को आप देखोगे अभी क्या हुआ है, अलग अलग जो स्टैंजाज हैं वो अलग अलग उसमें चले गए हैं, अदरवाइज इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी वो है ए ए सेम फर्स्ट 2 लाइन सेम, बी बी सेकेंड 2 लाइन सेम. अब हो सकता है अगर कोई मान लो एक स्टैंजा दे तो उस हिसाब से उसकी राइमिंग स्कीम को समझ लेना. एक बार और हम उसमें चलते हैं. ठीक है, सो ब्लू ए न्यू सॉरी ए डिप इज अगेन, यहाँ पे ये फर्स्ट 2 लाइन्स हो गई तो ये ए हो गई, डिप टेल. और नेक्स्ट वाला अगर आप देखोगे शिप सेल. सो ये ए बी आ गया. इसकी राइमिंग पैटर्न क्या है, ए बी. तो आपके हर स्टैंजा का राइमिंग पैटर्न अलग हो सकता है. सो प्लीज जब अगर क्वेश्चन आए तो चेक करना कि आपका कौन सा राइमिंग पैटर्न है, उसके हिसाब से वी विल सी दैट. ओके, so here we are done with the literary devices. Let's start with the question answers. So list out the action words in the poem like dive, dip, snaps. बहुत सारे action words use किए हुए हैं, तो कौन कौन से हैं? So यहाँ हम देख लेते हैं. dive का मतलब होता है to enter the water intentionally, especially with the head first. dive करना. डिप का मतलब क्या होता है, टू एंटर इनटू वाटर मोमेंटरीली, मतलब एक सिंपल एक डिप लेना. डाइव मतलब ऊपर से छलांग मारना, डिप मतलब बस ऐसे ही मोमेंटरीली ले लेना. स्नैप्स का मतलब होता है टड़क से टूट जाना, टू मेक अ शार्प और क्रैकिंग साउंड. स्नैप में जैसे आप एक ब्रांच को तोड़ते हो तो जो आवाज आती है उसे हम कहते हैं स्नैप. सोर का मतलब होता है टू फ्लाई अलोफ्ट, मतलब ऊपर जाना. राइड का मतलब होता है किसी चीज पे बैठ के जाना. सो टू सेट एंड ट्रेवल ऑन द बैक ऑफ एन एनिमल और अ थिंग और अ बाइक और अ साइकिल. तो अभी हमारी जो फ्लाई है, काइट है, वो विंड के ऊपर बैठी हुई है, जैसे कि हमारी शिप है वो वेव्स के ऊपर राइड कर रही है. फ्लैप का मतलब क्या होता है, टक 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 टॉस करना शार्पली. फिर है पुल्स. पुल्स मतलब टू एक्सर्ट फोर्स अपॉन द कॉज और टेंड टू कॉज मोशन टुवर्ड्स द फोर्स. पुल मतलब खींचना अपनी तरफ. Okay, now read these lines from the poem. Then soars like a ship with only a sail. The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called a simile. ये अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. That soars like a ship. यहाँ पे हम with only a sail, तो यहाँ पे हमने जो एक काइट है उसको एक शिप के साथ कंपेयर किया है on the basis of the moves that it takes. Okay? Can you suggest what, who or who the following actions may be compared to? He runs like. अब he runs like कैसे कर सकते हैं? He runs like a cheetah or he runs like a tiger. He eats like a monkey or he eats like a dog or he eats like anything you want to say. She sings like a koel. She sings like Lata Mangeshkar. You are comparing. It shines like moon or it shines like stars. It flies like a kite or it flies like a bird or it flies like a polybag. Anything. So let's see how we have written the answers. So he runs like a deer, he eats like a horse, she sings like a nightingale, it shines like a glowworm and it flies like a kite. So आप अपने मन से लिख सकते हो जैसा मन करे. Okay. So now, we are done with this chapter so quick. Not chapter, poem, I'm sorry. So बहुत ही कम क्वेश्चन आंसर्स थे. अगर इसके अलावा बुक से भी कोई से भी, मतलब मान लो पोम के बीच में से भी कोई क्वेश्चन आंसर्स आते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि आप पोम को इजीली अच्छे से समझ चुके हो. राइट. सो ऑन दिस नोट वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर पोम एज वेल. एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ third chapter, which is again a very interesting chapter. So stay tuned, stay connected, and thank you. Bye bye.